नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि ओजांग आईएएस के द्वारा मेंस बैच जो है वो अनाउंस किया जा रहा है और उसके लिए आप सभी बच्चे जो हैं काफ़ी समय से इसका वेट कर रहे होंगे कि ओजांग आईएएस जो है कब मेंस का एक बैच जो है अनाउंस करे ताकि हम मेंस की प्रॉपर तैयारी कर पाएँ। तो उसी के सिलसिले में आज हम एक सिलेबस डिस्कशन की क्लास जो है वो रख रहे हैं। सिलेबस की हम फिलहाल डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी का सिलेबस। आरएस मेंस के जो 4 पेपर हैं आपको पता है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। उसमें से पेपर 3 जो है उसके अंदर हमारा ज्योग्राफी वाला पोर्शन जो है वो हमें मेंशन मिलता है और उसमें कौन-कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, किस प्रकार से हम इसे कवर करेंगे, ये सारा डिस्कशन हमारा अभी इस क्लास में होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें तो बेसिकली इस सेक्शन को, ज्योग्राफी सेक्शन को आरपीएससी ने सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 सेक्शंस में बांटा है। पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। कुछ इस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया है। पार्ट ए या खंड अ जो है वो आप देखेंगे विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है उसे मेंशन किया है, जिसके अंदर पृथ्वी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का स्ट्रक्चर किस प्रकार से है, आंतरिक संरचना किस प्रकार की है, वो सारी चीजें जो है हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा भूवैज्ञानिक समय सारणी, जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है उसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जियोलॉजिकल टाइम स्केल जैसा आप जानते हैं, जैसे कि ऑर्डोविशियन पीरियड जो रहा है, अलग अलग इपॉक्स रहे हैं, उनमें अलग अलग एरा रहे हैं। इस प्रकार से जो पूरा एक टाइम रहता है, किस समय में क्या हुआ, पृथ्वी पर जीवन कब किस समय पर आया, पहले हेडन एरा जो था उसके अंदर किस प्रकार से जीवन था, एजोइक एरा जो था उसमें किस प्रकार का जीवन था नहीं था, प्री कैम्ब्रियन एरा जिसको हम कहते हैं। तो वो सारा पार्ट जो है वो यहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे भूवैज्ञानिक समय सारणी के अंदर। उसके बाद हमें देखने हैं प्रमुख भूभौतिक आकृतियां, ब्रॉड फिजिकल फीचर्स जो हैं वर्ल्ड के, पूरी अर्थ के जो है वो हमें देखने हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे पर्वत, विश्व के प्रमुख पर्वत जो हैं उनका निर्माण कैसे हुआ है, किस काल में हुआ है और कहाँ कहाँ उनका वितरण हमें देखने को मिलता है। विश्व के प्रमुख पठार, पठार जैसा आप जानते हैं खनिज संसाधनों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो विश्व के प्रमुख पठार कहाँ कहाँ कौन कौन से मिलते हैं, किस किस प्रकार से पठार बनते हैं, कितने प्रकार के पठार होते हैं, वो सारा डिस्क्रिप्शन जो है हम देखेंगे। मैदान, अलग अलग प्रकार के मैदान जो हम देखते हैं विश्व में, उनका वितरण किस प्रकार से है, वो सारा पार्ट हम यहाँ पर देखेंगे। और मरुस्थल, डेजर्ट जो है, मरुस्थल जो है विश्व में, शीत मरुस्थल, उष्ण मरुस्थल, अलग अलग प्रकार के जो मरुस्थल होते हैं, किस प्रकार उनका वितरण मिलता है, क्यों मरुस्थलों का निर्माण होता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है भूकंप एवं ज्वालामुखी, अर्थक्वेक और वॉल्केनो वाला पार्ट हमारा स्टार्ट होगा, जिसमें हम बात करेंगे भूकंप के प्रकार और ज्वालामुखी के प्रकार, अलग अलग प्रकार किस प्रकार से भूकंप हमको देखने को मिलते हैं या ज्वालामुखी जो देखने को मिलते हैं, उनका वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है अर्थ पर, पृथ्वी पर किस जगहों पर, किन जगहों पर भूकंप अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं, क्यों देखने को मिलते हैं, या ज्वालामुखी किन जगहों पर ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्यों देखने को मिलते हैं, वो सारा डिस्कशन हमारा यहाँ रहेगा। एंड उनका प्रभाव, मानव जीवन पर प्रभाव। देखिए, हम कई बार जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो मैं कई बार डिस्कस करता हूँ बच्चों के साथ में कि एक ज्योग्राफी सब्जेक्ट, ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन ज्योग्राफी को जब हम सिविल सर्विसेज के लिए तैयार करते हैं तो वहाँ पर ह्यूमन एस्पेक्ट जो है, मानवीय चीज़ें जो है वो अधिक मात्रा में जुड़ जाती, मानवीय दृष्टिकोण को लेकर चलना होता है। जो चीज़ें मानव के लिए महत्वपूर्ण हैं वो भूगोल में हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर आप ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मान लीजिए आपने बैचलर डिग्री ली है, मास्टर्स डिग्री ली है, वहाँ आप ज्योग्राफी को एक भूगोल के विद्यार्थी के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन जब भी हम सिविल सर्विसेज या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तब हम उसका मानव पर प्रभाव जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए होता है। भूकंप आते हैं, क्यों आते हैं ये हमें जानना ज़रूरी है, लेकिन उनका मानव पर प्रभाव क्या है ये हमारे लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ हम भूकंप और ज्वालामुखी का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से हमें कुछ लाभ देते हैं, कुछ हानियां पहुंचाते हैं, सारा पार्ट जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है प्रमुख भू राजनीतिक समस्याएं, संसाधनों का जो वितरण है, ये कुछ संसाधन जो हमने यहाँ देखे हैं, पर्वत पठार ना प्राकृतिक संसाधन जो हमने यहाँ देखे हैं, उन्हीं के आधार पर संसाधनों के लिए कुछ झगड़े जो है वो चलते रहते हैं, जैसे कि जल संसाधन के लिए चलता रहता है, अलग अलग प्रकार के संसाधनों के लिए अलग अलग प्रकार की समस्याएं जो है वो प्रकट हो जाती है। किसी देश को कुछ चाहिए, किसी देश को कुछ चाहिए, किसी देश को कुछ चाहिए, तो वो भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जो है, भू राजनीतिक समस्याएं जो हैं, वो हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है कि किन देशों के बीच में किन किन मुद्दों को लेकर के झगड़े चल रहे हैं, वो सारा डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा आज हम
जो मानव है वो प्राकृतिक संसाधनों का नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन करने लग गए हैं, जिसकी वजह से पर्यावरणीय समस्याएं जो है वो हमारे सामने खड़ी हो गई हैं। तो वो पर्यावरणीय समस्याएं किस प्रकार की हैं, उनके कारण क्या हैं, उनको खत्म कैसे किया जा सकता है, ये सारा पार्ट जो है वो हम प्रमुख पर्यावरण संबंधी मुद्दों के अंदर देखेंगे। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव किस प्रकार से, अंतर्राष्ट्रीय जो एफर्ट्स हैं, इंटरनेशनल एफर्ट्स किस प्रकार के हैं वो देखेंगे हम। और साथ ही नेशनल लेवल पर भारत जो है वो इन फील्ड में क्या काम कर रहा है उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। आगे ये हमारा पार्ट ए जो है वर्ल्ड से रिलेटेड भाग अ जो है वो कंप्लीट होता है। अगर हम आगे बढ़ें तो पार्ट बी जो कि इंडिया का है, भारत का है, वो प्रारंभ होता है। खंड ब जो है वो प्रारंभ होता है, जिसके अंदर फिर से हमें प्रमुख भूभौतिक आकृतियां देखनी है भारत की। इस बार हम देखेंगे सारा भारत का पार्ट जो है उसकी बात करेंगे। तो भारत के प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं, उनका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, क्या फायदे हैं हमें, क्या नुकसान है, उनसे सारी बात करेंगे। पठार कैसे हैं भारत के अंदर किस किस प्रकार के पठार मिलते हैं, उनका निर्माण जो है वो किस प्रकार हुआ है, अलग अलग समय पर हुआ है, किन किन समय में हुआ है, वो सारा डिस्कशन हमारा होगा यहाँ पर। मैदान, भारत के प्रमुख मैदान जो है उनके बारे में डिस्कशन हमारा रहेगा। और भारत के प्रमुख मरुस्थल, जिस प्रकार से हमने विश्व के सारी भूभौतिक आकृतियां जो है उनको डिस्कस किया था, वैसे ही हमें यहाँ पर भारत के बारे में स्पेसिफिकली, विशेष रूप से भारत के बारे में पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, इनके बारे में सारा डिस्कशन जो है वो करना रहेगा। सबको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाजन देखेंगे हम, कि जैसे हमने पर्वतीय क्षेत्र में भारत को बांटा है तो उसमें हिमालय आता है और दूसरे पर्वतीय क्षेत्र जो हैं वो आते हैं। फिर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत के विशाल मैदान जो है वो आते हैं, दक्षिण में पठार आते हैं, कुछ पर्वत श्रेणियां भी आती हैं, कुछ द्वीप समूह जो है वो अलग से हमें देखने को मिलते हैं, भारत में कुछ मरुस्थल हमें देखने को मिलते हैं। वो सारा जो भू आकृतिक या भू भौतिक विभाजन जो है वो यहाँ पर हम देखेंगे। उसके बाद भारत की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। नदी जो है वह हमारे लिए एक प्रमुख जल संसाधन है। तो जल संसाधन के रूप में नदियां हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, क्या इनसे हमको फायदे हैं, कहाँ कहाँ पर इनकी स्थिति है, उनसे किस प्रकार से लोग लाभान्वित हो रहे हैं, ये सारा पार्ट हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी वाला पार्ट, जलवायु विज्ञान वाला पार्ट स्टार्ट होता है, जिसमें मानसून की उत्पत्ति, भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की कृषि जो है मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर करती है। तो मानसून की उत्पत्ति किस कारण से होती है, क्या क्या कारक है, उसके पीछे किन किन वैज्ञानिकों ने अलग अलग थियरीज दी हैं, वो सारी थियरीज जो है वो हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जलवायु विशेषताएं, भारत की जलवायु की विशेषताएं किस प्रकार से है, कहाँ पर क्या विशेषताएं मिलती है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र की कुछ अलग जलवायविक विशेषताएं हैं तो उत्तर भारत की कुछ अलग है, दक्षिण भारत की कुछ अलग है, तो मध्य भारत की कुछ अलग है। तो सबके बारे में डिटेल डिस्कशन हम करेंगे। भारत में वर्षा का वितरण किस प्रकार से है, किन किन जगहों पर किस किस प्रकार की वर्षा हमको देखने को मिलती है, क्या कारण है कि कुछ स्थानों पर अधिक वर्षा होती है, कुछ स्थानों पर कम वर्षा होती है, ये सारा भाग भी हम यहाँ पर देखेंगे। और उसी के साथ में भारत को कुछ जलवायु प्रदेशों में हम विभाजित करेंगे, जिसमें कि हम देखते हैं कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, थॉर्नफेट का जलवायु वर्गीकरण, ऐसे ऐसे कुछ वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार के जलवायु वर्गीकरण दिए हैं, तो उसकी डिस्कशन जो है हम यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे प्राकृतिक संसाधन, उनके किस किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन हमें भारत में मिलते हैं और उनका उपयोग हम किस प्रकार से कर रहे हैं, ये सारा डिटेल डिस्कशन हमको करना है। जैसे कि सिलेबस में ही दो कैटेगरीज जो है वो बनाई है, जल, वन एवं मृदा संसाधन। जल संसाधन के बारे में, उनके क्या प्रकार हैं और उनका क्या उपयोग है, वन संसाधन के क्या प्रकार हैं, उनका क्या उपयोग है, और मृदा संसाधन भारत में किस प्रकार के मिलते हैं और उन्हें किस प्रकार से उपयोग में लिया जा रहा है, ये सारा डिस्कशन हमारा यहाँ पर होगा। शैल एवं खनिज, चट्टाने और खनिज जो हैं, रॉक्स एंड मिनरल्स जो हैं, वो किस किस प्रकार के भारत में मिल रहे हैं और किस किस प्रकार से उनका उपयोग किया जा रहा है, ये सारा डिस्कशन हमारा इस प्राकृतिक संसाधन वाले भाग में रहेगा। नेक्स्ट आता है जनसंख्या। भारत की जनसंख्या, भारत जैसा कि हम जानते हैं प्रमुख रूप से अगर हम संसाधनों को वर्गीकृत करें तो एक प्राकृतिक संसाधन होते हैं, एक मानव संसाधन होते हैं। मानव संसाधन में मुख्य रूप से हमारी जो जनसंख्या है वो आती है, और जनसंख्या को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जनसंख्या की वृद्धि कब कब किस किस प्रकार से हुई है, उनका वितरण किस प्रकार से है, किस जगह पर जनसंख्या अधिक है, किस जगह पर कम है, उनके पीछे कुछ कारण है, कुछ प्राकृतिक कारण है, भौगोलिक कारण है, कुछ ऐतिहासिक कारण है, सबके बारे में डिस्कशन हम करेंगे। घनत्व कैसा है, जनसंख्या घनत्व किस प्रकार का कहाँ हमें देखने को मिल रहा है। लिंगानुपात, जेंडर रेशियो जो है या सेक्स रेशियो जो है वो किस प्रकार का देखने को मिल रहा है, कुछ राज्यों में अच्छा देखने को मिलता है, कुछ राज्यों में नहीं अच्छा देखने को मिलता है, उनके पीछे के क्या सामाजिक कारण है, उनका भी डिस्कशन हम करेंगे। नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या, भारत में
भारत को अगर हम मुख्य रूप से बांटे तो नगरीय भूभाग और ग्रामीण जनसंख्या 2 भागों में हम बांट सकते हैं। तो नगरीय जनसंख्या की क्या विशेषताएं हैं, ग्रामीण जनसंख्या की क्या विशेषताएं हैं, उनके क्या समस्याएं हैं, ये सारे पार्ट जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पार्ट बी, खंड ब जो है भारत के बारे में, इसके बारे में हमारा डिस्कशन कुछ इस प्रकार से रहेगा। सिलेबस जो लेटेस्ट अभी आया है वो कुछ इसी प्रकार का है। कुछ टॉपिक्स ऐड भी हुए हैं, कुछ टॉपिक हटाए भी गए हैं। तीसरा भाग जो आता है खंड स, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के बारे में, स्पेसिफिकली विशेष रूप से राजस्थान, क्योंकि आप राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या कोई और एग्जाम जो राजस्थान का देखने जा रहे हैं तो उसमें हमें राजस्थान के बारे में भौगोलिक रूप से सारी चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। तो अगेन वही होगा, भारत के जैसे हमने विश्व के भूभौतिक प्रदेश देखे थे, फिर भारत के भूभौतिक प्रदेश देखे थे, वैसे ही अब राजस्थान के भूभौतिक प्रदेश या भू आकृतियां जो है वो देखेंगे, जैसे कि राजस्थान के प्रमुख पर्वत, राजस्थान के प्रमुख पठार, राजस्थान के प्रमुख मैदान और राजस्थान के प्रमुख मरुस्थल। इस सारे क्षेत्र को हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। उसके बाद फिर राजस्थान के प्रमुख नदियां और झीलें। राजस्थान में क्योंकि झीलें भी खारी झीलें, मीठी झीलें अलग अलग प्रकार की देखने को मिलती है, तो वो खारी झीलें, मीठी झीलें किस किस प्रकार से हैं, नदियां बहुत सारी प्रकार की देखने को मिलती है, जैसे विशेष रूप से अंतःस्थलीय नदियां जो है वो भी हमें देखने को मिलती है। तो उन सब के बारे में डिस्कशन जो है वो यहाँ रहेगा और इन्हीं से क्वेश्चन जो है वो हमें मेंस के पेपर में देखने को मिलेंगे। फिर राजस्थान की स्पेसिफिक जलवायु देखेंगे, उसकी क्या विशेषताएं हैं और जलवायु वर्गीकरण राजस्थान का किस प्रकार से है, राजस्थान में अलग अलग प्रकार की किस किस प्रकार की जलवायु, किस किस स्थानों पर किस किस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है, वो सारा डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे। फिर वनस्पति, राजस्थान में किस प्रकार की वनस्पतियां हमें प्राप्त होती हैं, उसका डिटेल डिस्कशन हमारा रहेगा। देन कृषि और प्रमुख फसलें, राजस्थान की कृषि किस प्रकार की है, किस किस प्रकार की प्रमुख फसलें जो है वो राजस्थान में ली जाती हैं, उनका उत्पादन किस प्रकार से होता है, कहाँ कहाँ पर होता है और वितरण किस प्रकार से, किन किन स्थानों पर ये फसलें जो है वो हमें देखने को मिलती है, ये सारा डिस्कशन हमारा यहाँ रहेगा। फिर आते हैं प्राकृतिक संसाधन। अगर हम देखें तो खनिज, खनिज के अंदर धात्विक और अधात्विक खनिज दोनों के बारे में हमको देखना है, किन किन प्रकार के होते हैं, उनका वितरण किस प्रकार से है और उनका औद्योगिक उपयोग किस प्रकार से किया जाता है राजस्थान के अंदर, विशेष तौर से राजस्थान के संदर्भ में ही हमें ये सारी बातें करनी होंगी। उसके बाद परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, जैसा हमने पार्ट ए में देखा था, विश्व का भूगोल जो दिया है उसमें कुछ पर्यावरणीय समस्याएं दी हैं, तो उन पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए हम ऊर्जा संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। और उसमें वैश्विक रूप से कुछ कार्य हो रहा है, भारत में भी कुछ कार्य हो रहा है, लेकिन उसमें राजस्थान का भी कुछ विशेष योगदान है, तो वो राजस्थान का विशेष योगदान किस प्रकार से है, वो सारा भाग जो है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन एवं परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंदर हम देखेंगे कि राजस्थान में किस प्रकार से परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है और किस प्रकार से गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन जो है वो इन्हें रिप्लेस कर सकते हैं, इनको बदल सकते हैं। उसके बाद जनसंख्या आएगी, जनसंख्या की विशेषताएं और प्रमुख जनजातियां, भारत के अंदर राजस्थान के अंदर जो विशेष जनजातियां, प्रमुख जनजातियां किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी जनजातियां हमें देखने को मिलती है, उसका सारा डिस्कशन जो है वो हम यहाँ पर करेंगे। उसके बाद वन्य जीव एवं जैव विविधता, जब वही जो हमने अभी बात करी, पर्यावरणीय समस्याएं जो हमारे सामने प्रकट हो रही हैं, तो उन पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए हमने कुछ विशेष प्रकार की व्यवस्थाएं जो है वो बनाई है, जिनमें कि हम बायोस्फीयर रिजर्व को देखते हैं, नेशनल पार्क्स को देखते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को देखते हैं, जिनको हिंदी में वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं। तो वो वन्य जीव और जैव विविधता को बचाने के लिए हमारे सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, हम उनको किस किस प्रकार से बचा सकते हैं, क्या समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं और क्या क्या समस्याओं के समाधान हमने निकाले हैं और किन किन तरीकों से उनका हम संरक्षण कर रहे हैं, ये सारा पार्ट हमको यहाँ पर देखना होगा। उसके बाद यूनेस्को की भू पार्क एवं भू धरोहर स्थल संकल्पना, इंग्लिश में जैसे हम जियो पार्क एंड जियो हेरिटेज साइट्स कहते हैं, उनकी बात अगर हम करें तो जैसे राजस्थान की ही नहीं, भारत में हमें एक भी यूनेस्को जियो पार्क जो है वो देखने को नहीं मिलता। कुछ साइट्स के बारे में अभी बात चल रही है, जैसे कि विशाखापट्टनम, अभी रिसेंटली अगर आपने न्यूज में देखा हो तो विशाखापट्टनम को जियो पार्क बनाने की बात जो है चल रही है। तो जियो पार्क्स क्या होते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होती है किसी स्थान को, किसी जगह को जियो पार्क डिक्लेयर करने के लिए, तो वो सारा पार्ट जो है वो भी हम देखेंगे। और यहाँ विशेष तौर से हमें ये देखना है कि राजस्थान में क्या संभावनाएं हैं, क्या जियो पार्क बनाया जा सकता है, किन क्षेत्रों को बनाया जा सकता है, और राजस्थान में भू धरोहर स्थल जो है, जियो हेरिटेज साइट्स जो हैं, वो किन किन को बनाया जा सकता है, ये विशेष रूप से हमें यहाँ पर देखना होगा। और इसके अलावा प्रमुख पर्यावरण संबंधी मुद्दे जो हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे, जैसे कि प्रदूषण हो जाएगा हमारा, मरुस्थलीकरण हो जाएगा, निर्वनीकरण हो जाएगा, ऐसे प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे जो हैं
उनके बारे में हम डिटेल डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। तो ये हमारा अभी जो आरएस मेंस का सिलेबस डिक्लेयर जो किया है आरपीएससी ने ऑफिशियली, वो सारा कुछ इस प्रकार से था जो मैंने अभी आपके साथ में शेयर किया है। इसको हम अलग-अलग प्रकार से, हमारी जो ज्योग्राफी की क्लास होगी उसके अंदर हम डिटेल में इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, साथ में ही आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करेंगे कि किस प्रकार से अगर इनसे किसी प्रकार का प्रश्न जो है वो प्रकट होता है हमें हमारे सामने, तो उसे हम किस प्रकार से डील करेंगे, क्या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या-क्या चीज़ें हमें लिखनी चाहिए, क्या किन-किन चीज़ों को छोड़ना चाहिए, क्या कितनी शब्द सीमा में कितने शब्द जो हैं वो शब्द सीमा जो हमें क्वेश्चन में दी है उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार से आंसर हम फ्रेम करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे इस मेंस के कोर्स में इंक्लूड होंगी। हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो हैं, पुराने जो आरएस मेंस के पेपर के क्वेश्चन हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे कि उनका एक आदर्श उत्तर जो है वो किस प्रकार का होना चाहिए था, आइडियल आंसर किस प्रकार से हम दे सकते थे, क्या हो सकता है। इस पूरी रूपरेखा के बारे में हमारा ये जो मेंस का कोर्स रहेगा उसके अंदर हमारा डिस्कशन रहेगा। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये जो सिलेबस डिस्कशन का जो एक छोटा-सा वीडियो है, ये आपको समझ आया होगा। इससे आप लाभान्वित हुए होंगे और अपनी आरएस मेंस की जो तैयारी है, उसमें कुछ ना कुछ आपको इससे फ़ायदा मिला होगा। अगर आप नहीं समझ पाए हैं अभी भी कुछ भी, तो आप डिटेल डिस्कशन जो हमारा मेंस की क्लास में होगा, उसके अंदर आप जुड़ सकते हैं और डिटेल डिस्कशन हम वहाँ पर करेंगे ही। सारा सिलेबस को फिर से समझेंगे और एक-एक सिलेबस के पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करते हुए आंसर राइटिंग जो है किस प्रकार से होगी, वो सारा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन।